रील्स आज की डेट में एक बहुत बड़ी ग्लोबल बीमारी बन चुकी है। आज हर देश की यूथ इसकी चपेट में है। ट्रेन हो, बस हो या स्कूल हो, हर जगह बस लोग रील को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। आज हम रील्स के बढ़ते ट्रेंड में इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि आज हम खुद को ही भूल चुके हैं। आज हम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं कि कभी सोचा नहीं था 30 सेकंड का क्लिप 2.5 घंटे की मूव्स के देखने के एक्सपीरियंस को रिप्लेस कर देगा। जहाँ हम पहले 10 घंटे की वेब सीरीज़ में इतना ज़्यादा खो जाते थे और उनके कैरेक्टर में इतना ज़्यादा डूब जाते थे कि हम अपने दोस्तों में हर समय बहस किया करते थे कि ये नहीं, ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, शर्त लगा ले आगे सीरीज़ में ये होगा। मूवीज़ के ऊपर डिस्कशन करना, अपना ओपिनियन देना हम दोस्तों में इतनी खुशी देता था कि आने वाली मूवीज़ के लिए हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता था और हम उस सीरीज़ के लिए और 2 साल वेट कर लिया करते थे। हाँ, मैं मानता हूँ जहाँ पहले का एरा सेक्स एजुकेशन, स्ट्रेंजर थिंग्स, डार्क और पीकी ब्लाइंडर्स जैसे मास्टरपीस सीरीज़ का होता था, जिसे देखने के बाद जो हमें मजबूर किया करता था हर शाम दोस्तों से मिलने के लिए। कि सालों से आज सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जॉन विक, एवेंजर्स एंड गेम, फ्यूरी जैसे मास्टरपीस मूवीज़ के अगले पार्ट के लिए हम सालों तक वेट किया करते थे और सोचते थे कि डेट्स फकिंग के अब आगे क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने अटैक ऑन टाइटन, एवेंजर्स एंड गेम और सेक्स एजुकेशन मास्टरपीस सीरीज़ के लिए सालों तक वेट किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि अब हमारे कैरेक्टर किस हद तक जाने वाले हैं, अब वो आगे क्या फेस करने वाले हैं। सालों तक ये सोचना कि एरन येगर और मिकासे कोई लव स्टोरी है, क्या ओटिस और मेव कभी एक हो पाएंगे, और अवेंजर्स थैनोस से हारने के बाद अब हमारे सुपर हीरोज़ आगे क्या करेंगे। ये एरा सबसे बेस्ट था जो मैं बताता था कि इन मूवीज़ और सीरीज़ की कैरेक्टर की तरह हम अकेले नहीं हैं जो इस लाइफ की जंग में अकेले लड़ रहे हैं। यह पर्सपेक्टिव देना कि सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत रोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ख़ुद को उस गोल और काम में झोंकना पड़ता है, तब जाकर हमें वो एक्सपर्टनेस और एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन इस ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए ये तो समझ आ गया कि 30 सेकंड के लिए कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसने एक पूरी जनरेशन की अटेंशन इकोनॉमी को अपने हाथ में ले ली है। ये सच भी है, जहाँ पहले 2 घंटे का सिनेमा बनाने वाले डायरेक्टर ऑडियंस का दिल जीतने के लिए 2 साल दिया करते थे। अब एक बंदा मोबाइल कैमरा उठाता है, एक ट्रेंडिंग साउंड लगाता है और एक फ़िल्टर के साथ 30 सेकंड में दुनिया भर में वायरल हो जाता है। आज की यूथ अपने आप को इस ट्रेंड में खुद को फिट करने की कोशिश करती है, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हमें 30 सेकंड का क्लिप ये तो फील कराता है अगर हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो बस एक कैमरा उठाएंगे और खुद को यहाँ फिट करके इस दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। ये छोटा क्लिप एक छोटी मछली जैसा है जो समुद्र में शुरू तो होता है पर समुद्र के ही पैटर्न को बदल देता है। ये एक रिपल नहीं, एक सुनामी है। छोटी दिखती है लेकिन अपने पीछे का सारा शोर बदल देती है। लेकिन ये 30 सेकंड क्लिप इतना पावरफुल कैसे है और इसने हमारे माइंड को इतना माइंडलेस क्यों बना दिया है। और यहीं से हमारा पहला पॉइंट आता है, एल्गोरिथम एरो। मतलब रील्स का हर एक सेकंड तुम्हारे दिमाग के डेटा लेकर तुम्हें अगला परफेक्ट हुक देता है। कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम रील्स को लगातार टेस्ट कर रहे होते हो तब फकिंग एल्गोरिथम अपना काम कर रहा होता है। तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारे इमोशन सब ट्रैक कर रहा होता है और ट्रैक के बाद आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन पेश करता है। और ये इतना तेज़ होता है कि हर सेकंड आपको कुछ नया और बेस्ट मिलता है। सेकंड हमारा ऑप्शन आता है माइक्रो डोपामिन। जो छोटे क्लिप्स तुम्हें बार बार रिवॉर्ड देते हैं, एक जोक, एक शोक, एक पाव मूवमेंट फील कराते हैं। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुम बस प्रोडक्टिव हो, लेकिन असल में तुम बस केमिकल कंज्यूम कर रहे होते हो जो तुम अकेला फील नहीं कराता। क्योंकि हम सब प्यार में हारे हुए हैं, अपनी लाइफ की इस जंग में खुद से आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी क्लिप हमें सब कुछ भूलने के मौका और थोड़ा आराम से ठहरने को कहती है। तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, ये सच है कि ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये बुरा तब हो जाता है जब आप इस डोपामिन को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसकी आपको आदत लग जाती है। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है कल्चरल कंट्रोल। पहले कल्चर इवॉल्व होने में साल लगते थे। एक स्लैंग, एक स्टाइल और या एक ट्रेंड एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में महीने लगते थे। एक स्लैंग, एक स्टाइल या एक ट्रेंड को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में महीने लगते थे। आज 30 सेकंड क्लिप एक दुनिया के कोने कोने में सिर्फ घंटों में पहुंच जाता है। जैसे कि एक डांस चैलेंज ब्राज़ील में शुरू होता है, लेकिन अगले ही दिन मुंबई के स्कूल के एक बच्चे उस डांस स्टेप पर रील्स बना रहे होते हैं। एक स्लैंग जो न्यूयॉर्क या टीनेजर के मुंह से निकलता है, लेकिन अगले हफ्ते दिल्ली के मेट्रो में कॉलेज स्टूडेंट्स उसी शब्द का मजाक बना रहे होते हैं। और एक मीम फॉर्मेट कोरिया में वायरल होता है, लेकिन अगले महीने अफ्रीका, यूरोप, इंडिया सब जगह उसे अडेप्ट किया जा चुका होता है। सोच रहे हो ये दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। आज की डेट में सब इतनी तेज़ी से हो रहा है कि उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जो सब कर रहे हैं वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हम अकेले नहीं रह जाएंगे। जहाँ पहले प्री इंटरनेट एरा में एक गाना रेडियो से पॉपुलर होता, फिर लोग उसकी कैसेट खरीदते थे, फिर पूरे मोहल्ला, शहर, फिर देश में फैलता था। एक डांस स्टाइल या फैशन ट्रेंड को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में महीने और कभी कभी तो साल लगते थे। सिनेमा का इन्फ्लुएंस भी ग्रेजुअली होता है। पहले बड़े शहरों में रिलीज़ होते, फिर छोटे टाउन्स और फ्री विलेजेस। जैसे कि 80s में डिस्को कल्चर को अमेरिका से इंडिया आने में लगभग 5-6 साल लगे थे। वो भी पहले सिर्फ मुंबई में आया था, फिर दिल्ली के क्लब्स में दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे छोटे शहरों तक आया।
एडॉप्शन का प्रोसेस नेचुरल होता था। लोग नए ट्रेंड को पहले ऑब्जर्व करते, समझते, फिर डिसाइड करते थे कि अपनी ज़िंदगी में फ़िट करें या नहीं। जब एक गाना या एक स्लैंग पॉपुलर होता, वो जुबान पर चिपक जाता था क्योंकि वो महीनों तक रिपीट होता रहता। ट्रेंड सीजनल फेस्टिवल की तरह होता, हर जगह अपनी लोकल फ्लेवर के साथ एडप्ट करता था। अब उस टाइम एडॉप्शन स्लो तो था, लेकिन इस लोकल कल्चर अपने फ्लेवर में जिंदा रहता था। अब हम समझते हैं कि सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आई रील, जहाँ 5 साल का बच्चा खुद को भूल रहा है, यूथ खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इन सब की शुरुआत होती है चाइना से। जैक यामिंग जो फाउंडर है बाइट डांस कंपनी के। बाइट डांस एक टेक जाइंट है जो एआई ड्राइवन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स बनाता है और चलाता है। इसका कोर बिजनेस ही यही है, लोग के उनके टेस्ट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड कंटेंट सर्व करना। तो जैक यामिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन इसकी सोच टिपिकल कोडर वाली नहीं थी। वो कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत कीन ऑब्जर्वर था। उसने देखा कि चाइना में लोग इंटरनेट का ज़्यादा हिस्सा मोबाइल ऐप्स के थ्रू कंज्यूम करने लगे थे। बैदू जैसे सर्च इंजन्स और न्यूज़ पोर्टल्स अब पुराने लगने लगे थे, क्योंकि लोग चाहते थे कि एल्गोरिथम उनके लिए कंटेंट क्रिएट करे। इसी ऑब्जर्वेशन से उसने 2012 में बाइट डांस बनाई और एक एआई पावर न्यूज़ ऐप तातियो लॉन्च किया। ये अब लोगों के टेस्ट के हिसाब से न्यूज़ सर्व करता था। और यहीं से जैंग को समझ आया कि एल्गोरिथम कंटेंट रिकमेंडेशन आने वाली दुनिया का फ्यूचर है। फिर 2015-16 में चाइना में एक छोटा सा ट्रेंड उभर रहा था, लिप सिंक प्लस शॉर्ट वीडियो ऐप जैसी काइजो का। जब जैंग ने देखा कि शॉर्ट वीडियोस का मैजिक उभर रहा है, जो कि काफ़ी ईजी टू मेक है, क्योंकि वो जल्दी भी देखा जा सकता है और शेयर करने में भी काफ़ी ईजी है, उसने इसका एनालिसिस किया और उसने देखा कि म्यूजिक प्लस वीडियो और एआई रिकमेंडेशन एक लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता है जो एंटरटेनमेंट को रिडिफाइन करेगा। फिर जैंग ने अपनी टॉप एआई टीम को बोला, हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कैमरा खोलते यूजर्स को क्रिएटर बना दे। और यहीं से शुरुआत होती है डाउन की। ये एक ऐप MVP था जिसमें ओनली आप वर्टिकल वीडियो बना सकते थे, क्योंकि ये मोबाइल पर नेचुरल लगता था। 15 सेकंड की लिमिट रखी क्योंकि एडिक्शन बनने के लिए स्मॉल डोसेज जरूरी थे। उन्होंने बिल्डिंग म्यूजिक लाइब्रेरी, कॉपीराइट्स डील साइन किए। ईजी फिल्टर्स, ट्रांजिशन, एआर इफेक्ट, ये सब कुछ एक अल्ट्रा स्मार्ट रिकमेंडेशन इंजन के ऊपर चलाती है। और यहीं से ट्रेंड स्टार्ट होता है लिप सिंकिंग प्लस म्यूजिक का। और ये चाइना में इतनी तेज़ी से फैलता है कि अब हर कोई इसे यूज़ करने लगा। जहाँ पहले चाइना में सेलिब्रिटी बनना टीवी शोज, फिल्म या बिग बजट मीडिया हाउसेस का गेम था, डाउन ने एक नॉर्मल स्ट्रीट डांसर, शेफ या स्कूल टीचर को एक रात में मिलियन फॉलोअर्स का स्टार बना दिया। ये चाइना में इतनी तेज़ी से फेमस हुआ कि हर कोई छोटी छोटी चीज़ कंटेंट बन गई। स्ट्रीट फूड खाना, पप्पी के साथ खेलना, ये एक छोटी प्रैंक। चाइना में सब लोग ये शूट करने लगे और डाउन में शेयर करने लगे। ये नया बाज़ार खुल गया। डाउन एक पूरा KOL मतलब की ओपिनियन लीडर मार्केट क्रिएट की। स्मॉल टाउन सेलर्स ने इस लाइव स्ट्रीमिंग और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किए। अननोन चाइनीज सॉन्ग भी डाउन ट्रेंड्स पर सुपर हिट होने लगे। एक गाना अगर डाउन पे वायरल होता तो वो टीवी शोज और रेडियो तक पहुंच जाता। इस बढ़ते ट्रेंड को देखते वक्त जैंग को समझ आ गया कि अगर इसको चाइना तक सीमित रखा तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगी। फिर जैंग ने स्ट्रेटेजी बनाई, पहले साउथ ईस्ट एशिया पहुंचाएं, फिर बेस्ट और लास्ट में इंडिया। उस वक्त इंडिया भी ऐप्स को लेकर इतना सख्त नहीं था, रूल्स और रेगुलेशन इतने सख्त नहीं थे। जैंग को इसे इंडिया में लॉन्च करने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। और फिर सितंबर 2017 में टिकटॉक इंटरनेशनल लॉन्च हुआ। नवंबर 2017 में जैंग ने म्यूजिकल.ai का $1 बिलियन एक्विजिशन करके यूएस टीन ऑडियंस अपने पास खींच ली। और फिर यहीं से शुरुआत होती है टिकटॉक की। अब पूरी दुनिया को जब ये पता चला कि टिकटॉक पर आप खुद ही क्रिएटर बन सकते हो, खुद की वीडियोस बनाकर स्टार बन सकते हो, उसके लिए ना मॉडलिंग करने की ज़रूरत है, ना किस तरह की ऑडिशन देने की। और इस पर अब वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कैमरा खोलो और शुरू हो जाओ। जो आप कर सकते हो, एक डांस, कोई गाना या फिर कुछ भी जो आप चाहते हो। और फिर 2017 में उस टाइम स्पेसिफिक डांस और सॉन्ग फेमस होने लगे, जैसे कि ओल्ड टाउन रोड, सेवेज लव और इंडिया में कच्चा बादाम। म्यूजिक कंपनी ने भी टिकटॉक ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए गाने बनाने शुरू कर दिए। अब उस टाइम जो डांस स्टेप, जोक या मीम एक जगह वायरल होते, वो तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाते और इसी वजह से ग्लोबल यूथ कल्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने लगे। टिकटॉक का असर सोशल मूवमेंट्स अवेयरनेस पे भी पड़ा। टिकटॉक ने सोशल कोजेस को भी प्लेटफॉर्म्स दिए, जैसे क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी पर वीडियोस बनने लगे। लोग शॉर्ट वीडियोस के जरिए अपनी आवाज़ आसानी से दुनिया तक पहुंचाने लगे। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे, जैसे प्राइवेसी इशू, मिस इन्फॉर्मेशन, हार्मफुल चैलेंजेस भी टिकटॉक पर फैलने लगे। कंटेंट एडिक्शन बढ़ने लगा, स्पेशली बच्चों में। एल्गोरिथम ने ईगो चैम्बर क्रिएट किया, जहाँ यूजर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते जो उन्हें पसंद आती। इंडिया में भी टिकटॉक एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका था, ओवर 200 मिलियन यूजर्स। रूरल और अर्बन दोनों जगह से लोग अपने टैलेंट दिखाने लगे। गाना, डांस, कॉमेडी, कुकिंग, फार्मिंग, सब कुछ टिकटॉक पे।
फिर टिकटॉक ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसे कई भाषाओं में कंटेंट को पॉपुलर बनाया। रीजनल क्रिएटर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला जहां उनके वीडियोस लाखों में लोग देखते थे। अब बहुत सारे यंग क्रिएटर्स ने टिकटॉक पे पैसा कमाना शुरू कर दिया है, जिसे इन्होंने अपने करियर में बदला। ब्रांड ने भी रीजनल क्रिएटर्स को मार्केटिंग के लिए प्रेफर करना शुरू किया। टिकटॉक ने यूथ के फैशन, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस किया। कई बार वायरल चैलेंजेस ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स लाए। जैसे फिटनेस चैलेंजेस भी पॉपुलर हुए, लेकिन कुछ डेंजर चैलेंजेस भी। जहां टिकटॉक के आने से कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आए, लेकिन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बड़े थे। जैसे कि बहुत सारे युवा टिकटॉक वीडियोस देखते वक्त अपने बहुत सारा टाइम वेस्ट करने लगे। कभी कभी दिन भर बिना किसी प्रोडक्टिव काम के निकाल देते थे। इस एडिक्शन की वजह से पढ़ाई, काम और पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस होने लगी। कंटिन्यूस कंपैरिजन होने लगा, जहां लोग अपने आप को टिकटॉक के क्रिएटर से कंपेयर करने लगे, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है। नेगेटिव कमेंट, ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग का केस भी बढ़ने लगे। कुछ केसेस में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ने लगा। बच्चों और टीनेजर्स के लिए भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी प्लेटफॉर्म पर आ जाता था, जैसे वायलेंस, वल्गैरिटी या अनसेफ चैलेंजेस। पर्सनल डाटा और प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठाए गए कि डाटा इंडिया के बाहर जा रहा है या नहीं, और वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। फिर टिकटॉक पर कई ऐसे वायरल चैलेंजेस आए जो फिजिकल हार्म करने वाले थे, जैसे स्कल ब्रेकर चैलेंजेस, टाइट बोर्ड चैलेंज एक्सेट्रा। कुछ क्रिएटर ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए कुछ रिस्की स्टंट्स किए जो एक्सीडेंट का कारण बने, और कुछ की तो जानें भी चली गई। टिकटॉक पर कई बार ऐसे कंटेंट भी आए जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म्स के खिलाफ थे, जिससे फैमिली और कम्युनिटी में टेंशन बढ़ने लगा। कभी कभी रीजनल और लैंग्वेज डिवाइड्स भी डीपन हुए, क्योंकि कंटेंट की स्पीड और रीच इतनी तेज़ थी कि हर जगह एक ही तरह का कल्चर डोमिनेट करने लगा। टिकटॉक का असर इतनी बुरी तरह से होने लगा कि अब लोगों के वैल्यूज़, गोल सब खत्म हो चुका था। इंडिया की यूथ अपने रास्ते से भटकने लगी। टिकटॉकर्स और क्रिएटर्स के बीच भी जंग हुई। इस सब के बारे में हम सब जानते ही हैं। जहां आमिर सिद्दीकी और करीम नाती का डाउनफॉल था, कैन मिनाती ने अपने डाउनफॉल को देखते हुए खुद को संभाल लिया, लेकिन आमिर सिद्दीकी हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ के लिए ये अच्छा था तो कुछ के लिए टिकटॉक एक डिप्रेशन बन चुका था। लेकिन इसी टाइम इंडिया में टिकटॉक पर कई बार कंटेंट मॉडरेशन और कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट को लेकर लीगल प्रॉब्लम्स होने लगी, जिस वजह से अल्टीमेटली पॉलिटिकल टेंशन की वजह से 2020 में टिकटॉक को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, जो एक बड़ा इम्पैक्ट था क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों के लिए। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि टिकटॉक बैन के बाद इस अपॉर्चुनिटी को फेसबुक मेटा ने देखा, और मेटा ने अपने इंस्टाग्राम ऐप में एक नया फीचर ऐड करने का प्लान बनाया जो टिकटॉक जैसा एक्सपीरियंस दे। पहले से ही इंस्टाग्राम में स्टोरीज, IGTV जैसे वीडियो फीचर थे, पर ये शॉर्ट एंगेजिंग क्लिप्स इतने पॉपुलर नहीं थे। फिर नवंबर 2019 में मेटा ने ब्राज़ील में रील्स का पहला बेटा वर्जन टेस्ट किया। अगस्त 2020 में इंस्टाग्राम ने रील्स को ऑफिशियली 50+ कंट्रीज में लॉन्च किया, जिनमें इंडिया भी शामिल था। इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद थोड़ी देर बाद ही जुलाई 2020 में रील्स लॉन्च हुआ, जो परफेक्ट टाइमिंग थी। इंस्टाग्राम रील्स को डेवलप करने का काम इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट टीम ने किया, जिसमें एडम मसूरी जो इंस्टाग्राम के हेड थे, उनका बड़ा रोल था। उनका गोल था कि टिकटॉक के बैन के बाद भी इंस्टाग्राम अपने क्रिएटर्स को एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म दे, जिससे वो एंगेज रहे। फिर इन्होंने भी वही किया जो जैंग ने किया। रील्स को टिकटॉक जैसा बनाने के लिए मेटा ने AI रिकमेंडेशन, एल्गोरिथम्स, वीडियो एडिटिंग टूल्स, म्यूजिक लाइब्रेरीज एड्स की। रील्स को इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर टैब और स्टोरीज के साथ इंटीग्रेट किया, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को विजिबिलिटी मिलती रही। क्रिएटर्स के लिए इंसेंटिव फंडिंग्स प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए, ताकि वो रील्स पर कंटेंट बना सकें। और अब आप जानते ही हो कि आज की डेट में रील्स का क्या असर पड़ रहा है पूरी दुनिया पर। तो हमने रील की हिस्ट्री तो जान ली कि कैसे ये डूइंग नाम से चाइना में स्टार्ट हुआ, फिर पूरी दुनिया में टिकटॉक नाम से फेमस हुआ, और बैन होने के बाद मेटा ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें भी आज की दुनिया का देखते हुए इस रील को दुनिया में घुल मिल जाना चाहिए, जो जैसा उसे वैसे चलते देना चाहिए, ये फिर हमें खुद इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेना चाहिए? अब इस पर मैं आपको कुछ ज़्यादा सलाह तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा खुद का रिकॉर्ड खुद इस चीज़ को लेकर ख़राब है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मैं खुद एक रील एडिक्टिव हूँ, जहाँ मैंने अपने 4 साल बेकार कर दिए सिर्फ रील्स को देखने में, और आज भी खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। जंग जारी है, लेकिन मैंने उसको पहले से कम किया, और वो मैंने कैसे किया? वो क्या है, बैलेंस करके। जहाँ मैं पहले 12-12 और 14-14 घंटे बस रील दिखता रहता था, उसको मैंने बैलेंस किया। और मैंने इसकी शुरुआत की लिखने से, पढ़ने से, और कोई नया कोर्स ज्वाइन करने से। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन एक्सेप्ट किया कि मैं रील एडिक्टिव हूँ। शुरुआत मैंने मूवीज़ देखने से की, फिर रीडिंग की, और जो भी मूवीज़ देखता या कोई किताब पढ़ता उसे लिखता ज़रूर था। कुछ चीज़ें ऐसी भी की जो थोड़ी बोरिंग थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरे माइंड को रील की तरफ पुश करे। फिर कुछ टाइम रोज़ खुद को वो रील के साथ बिताता था। बोर्डम को झेलते झेलते मैं अब खुद के साथ वक्त बिताने लग गया था। एंड लास्ट चीज़ जो मैंने की, जिसने मेरी रील वाली आदत को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प की, अब वो है डे ड्रीमिंग। यस, मैं डे ड्रीमिंग की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन सीरियसली इसका असर मैसिव है। अब डे ड्रीमिंग होता क्या है? अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब और गूगल से इसकी जानकारी ले सकते हैं।
लेकिन फिर आपको थोड़ा बताऊँ तो इसमें खुद को आप अकेला कर लेते हो। एक जगह पार्क में खड़े हुए हो या अपनी बालकनी में बैठकर या फिर वॉक करते हुए अपने साथ आप वक्त बिताते हो और कुछ क्रिएटिव सोचते हो। फिर आप खुद से सेल्फ टॉक करते हो, कोई आइडिया सोच रहे होते हो या फिर किसी मूवीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। अगर आपको कोई मूवी पसंद आई है तो डे ड्रीमिंग करके उस मूवी के में खुद को अपनी जगह रख सकते हो। अगर आप उस मूवी में होते तो क्या करते, या फिर किसी आइडिया के बारे में या किसी ऐसे इंसान के बारे में जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आपका दोस्त होता तो क्या होता। आप अपनी क्रश के बारे में सोच रहे होते। आप कुछ भी रैंडम भी सोच सकते हो जो आपका मन करे। ये एक फ्री व्हील है, आप अपने थॉट्स को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो वहाँ ले जा सकते हो। कोई नहीं देख रहा, बस आप हो और आपका माइंड है। और इस डे ड्रीमिंग करने से होता क्या है, जब हम कॉन्शियसली डे ड्रीमिंग करते हैं हम अपने दिमाग को एक पॉज देते हैं जहाँ हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी सोच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक मेंटल ब्रेक हमारी अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करता है, जिससे हम ज़्यादा देर तक एक टास्क में फोकस कर पाते हैं। रील जैसी इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। डे ड्रीमिंग से हम अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को भी बेटर समझ पाते हैं, जो हमें पर्पसफुल एक्शन लेने में मदद करते हैं, ना कि बस रैंडम रील स्क्रॉल करने में। अगर आप चाहते हो कि मैं डे ड्रीमिंग के ऊपर खुद का एक पूरा डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि रील की आदत को आपको ख़त्म नहीं करना है, इसे बैलेंस करना है। रील्स में आपको एडिक्टिव नहीं होना, बस रील्स के एल्गोरिथम को ऐसे सेट करना है कि वो आपको बस आज की दुनिया के हिसाब से अपडेट रखे। रील्स देखने के बजाय खुद के साथ वक्त बिताना इंपॉर्टेंट है। खुद के बारे में वो जानने की कोशिश करो जो आप आज तक खुद के बारे में नहीं जान पाए। अपनी फैमिली के बारे में वो जानने की कोशिश करो जो उन्होंने आज तक आपको नहीं बताया, और उनको समझने की कोशिश करो। अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करो और जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको जानो। अपने गोल्स को फुलफिल करो और इस दुनिया को नए पर्सपेक्टिव से देखो। क्योंकि एक बार फिलोसोफर सॉक्रेटिस ने कहा था, एन एग्जामिन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जो खुद को समझने की कोशिश ना करे उसका जीना बेकार है। तो लाइफ को जीना शुरू करो, उसे काटना नहीं।